सो हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी का पूरा बेसिक से लेके पूरा एंड तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा बेस जो है वो हमारा आज के लेक्चर में कवर होगा। ठीक है, अगर इसके बाद जो भी डाउट होगा वो कमेंट में डाल देना। कमेंट में हर एक डाउट का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और देखने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर और शेयर कर देना बहुत लोगों के साथ, और कीप लर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है। तो पैलेंटोलॉजी का मतलब समझते हैं पहले। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन द बुक, स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ दैट इज प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। अब पैलेंटोलॉजी का मीन क्या है? पैलियो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये वर्ड हम एंशिएंट के लिए यूज़ करते हैं। एंशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हमें यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से ये करना है, थिंक करना है। ठीक है, बहुत पुराना मतलब 1-2 साल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जब हम स्ट्रैटिग्राफी पढ़ेंगे और पैलेंटोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं जब कहता हूँ कि एंशिएंट लाइफ और इन जियोलॉजिकल पास्ट, तो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स में बात कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो ये बात पक्का याद में रखना। स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ दैट इज प्रिजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ फॉसिल। फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व हुआ है ऐसा मटेरियल, उसका स्टडी करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। अब फॉसिल क्या है? फॉसिल्स का मतलब ये है कि जियोलॉजिकल पास्ट में, ठीक है, जहाँ जो भी एनिमल्स इवॉल्व हो गए, जो भी एनिमल्स अभी एक्सटिंक्ट हो गए, तो जिनके भी जिस एनिमल के अवशेष हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अवशेष का मतलब क्या है कि हमें पता है सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में मैंने पढ़ाया था कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स, ठीक है, अलग अलग रॉक्स के सेडिमेंट्स जब एक बेसिन में इकट्ठा होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के ड्यूरिंग, ठीक है, जब सेडिमेंट्स बहुत जगह से आ रहे हैं तो इस प्रोसेस के दौरान अगर यहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल फॉसिल गिर गया, ठीक है, और उसके ऊपर फिर से सेडिमेंटेशन हो गया। ठीक है, ये है हमारा बॉडी। ठीक है, जो भी है, ये एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, जो जीव, ठीक है, जीवाश्म बोलते हैं जिसको, जीव होना चाहिए उसी को हम फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट जो होते हैं वो फॉसिल्स बनने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब फॉसिल्स ज़्यादा किस रॉक में पाए जाते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन वाइज। तो हमने देख लिया कि पैलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ दैट इज प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। ठीक है, तो फॉसिल्स का स्टडी मतलब पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि फॉसिल है तो एक तो प्लांट का हो सकता है, नहीं तो एनिमल का हो सकता है। ठीक है, किंगडम जो होते हैं 2 किंगडम हमारे, प्लांटी और एनिमलिया। तो अगर वो एनिमल का फॉसिल है तो उसको बोलते हैं पैलियोजूलॉजी, और ये अगर वो प्लांट का फॉसिल है तो पैलियोबॉटनी। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स जो है वो मतलब पैलेंटोलॉजी के बाद डिवाइड होते हैं। अगर एनिमल का फॉसिल है या प्लांट का फॉसिल है, ये देख के हम इसको कंसिडर करके हम आगे का स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है माइक्रो पैलेंटोलॉजी। अब इसके नाम में ही दिया है कि माइक्रो पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या हो सकता है, सोच के देखिए। माइक्रो का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि द फॉसिल विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज। अब हम अपने आइज से, खुले आइज से हम उसको देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है वो। तो हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम ऐसे फॉसिल्स का स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं माइक्रो पैलेंटोलॉजी। अब माइक्रो पैलेंटोलॉजी में बहुत फॉसिल्स है, मतलब जैसे फोरामिनीफेरा है, ठीक है, फोरम्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, डायटम्स है। तो ये सब जो ऑस्ट्राकॉड्स जो होते हैं, मतलब ये नाम थोड़े डेंजर लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रो पैलेंटोलॉजी का मतलब है माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करना पड़ता है उनको, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रो पैलेंटोलॉजी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इक्नोफॉसिल्स, और इसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, इक्नो और ट्रेस फॉसिल्स किसको बोलते हैं? अब
हमने यहाँ तक देखा कि फॉसिल का मतलब है जो अवशेष पुराने जो एनिमल मरा हुआ था उसका अवशेष मिला है हमें, ठीक है, एक रॉक में ट्रैप्ड हुआ अवशेष मिला। लेकिन इक्नोफॉसिल्स में हमें मतलब उसका बोन या बॉडी का कोई पार्ट नहीं मिल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे मिल रहा है हमें ट्रेल्स और उसका कोई बरो किया हुआ है होल होगा, ठीक है, कोई रेप्टाइल होगा तो उसने अगर बरो किया है होल को तो होल प्रिजर्व होगा, होल का जो निशान है वो प्रिजर्व होगा। अगर किसी सेडिमेंट्री रॉक मड जैसा है, मड रॉक जैसा है, तो मड रॉक के सरफेस के ऊपर अगर बनते वक्त, ठीक है, डायजेनेसिस के वक्त कोई सांप जैसा अगर नहीं तो वर्म वगैरह ट्रैवल करके गया हुआ, ठीक है, तो उस टाइम गया हुआ है तो उसका बस ट्रेसिंग रहेगा ना, ठीक है, समझ रहे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सांप वाला एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक और दूसरा एग्जांपल, अच्छा, जो डायनासोर्स के जो पैर मिलते हैं हमें, ठीक है, जमीन पे जो भी है डायनासोर्स के पैर के निशान मिलते हैं हमें, सही है, तो वो भी आता है इक्नोफॉसिल्स और ट्रेस फॉसिल्स में। ट्रेस मतलब उनको बस ट्रेस कर सकते हैं हम कि एक निशान है पैर का, तो वो निशान देख के हम बता सकते हैं कि हाँ दिस वाज द डायनासोर, डायनासोर यहाँ पे आके गया है, ठीक है। मतलब ये रॉक जो है वो डायनासोर के एज का हो सकता है क्योंकि वहाँ पे डायनासोर के पैर के निशान हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल्स। ट्रेस फॉसिल्स में हमें एक्चुअल बॉडी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आगे चल के हम उसका भी स्टडी करने वाले हैं। और पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी का मतलब है, पैलिनोलॉजी में आता है पोर्स, ठीक है, पोर्स का मतलब जो हम इसमें फ्रूट्स का वगैरह ये होता है जो जर्मिनेशन वगैरह करते हैं सीड्स, उसके पोर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स के पोर्स होते हैं छोटे छोटे, पता है, तो पोर्स वगैरह का जो स्टडी होता है, मतलब पोर्स जो होते हैं वो अगर प्रिजर्व हो गए किसी रॉक में या किसी इसमें कोई भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, अगर पोर्स का स्ट्रक्चर अगर प्रिजर्व हो गया तो उसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा पोर्स पे डिपेंड करती है, और भी चीज़ें हैं पैलिनोलॉजी की, मैं आगे इसी लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर पैलेंटोलॉजी, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पैलेंटोलॉजी में, हमने अभी जो देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, अभी रिक्वायरमेंट फॉर फॉसिलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, फॉसिल बनने के लिए, फॉसिल क्या होता है, एक रॉक में ट्रैप हुआ जीवाश्म, जीवाश्म मतलब पुराना कोई अवशेष, ठीक है, एनिमल या प्लांट का, सही है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, सही है, मतलब जब ये प्रिजर्व होने वाला जो प्रोसीजर है, ठीक है, इसके कोई रूल्स होने चाहिए, मतलब रूल्स होंगे प्रिजर्व होने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर 1000 एनिमल्स है तो उसमें बस एक ही एनिमल जो है वो प्रिजर्व होता है अच्छे से, इतनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सोच सकते हैं मतलब कि बाकी के 999 जो है वो भी मरे हैं ना, लेकिन उनको ये वाला जो प्रिजर्व हुआ है ऐसी कंडीशन नहीं मिली होगी, इसीलिए ये प्रिजर्व नहीं हो सके, ठीक है। लेकिन ये एक जो है उसको सारी कंडीशंस मिल गई, जो प्रिजर्व होने के लिए कंडीशंस चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो उसको मिल गई, इसलिए ये प्रिजर्व हुआ है, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस है वो उनको देखते हैं हम, दो ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। रिक्वायरमेंट फॉर फॉसिलाइजेशन, अब पहला जो है वो ऑर्गेनिज्म शुड बरी क्विकली। अब इसका मतलब क्या है, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक जो बनता है वो बेसिन में फॉर्म होता है, राइट। ये बेसिन है तो सेडिमेंट्स बहुत जगह से आते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कोई ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक अगर कोई एनिमल का बॉडी आके मरा हुआ डेड एनिमल का जो बॉडी है वो आके यहाँ पे गिर गया, ठीक है। और समझ लीजिए कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन का रेट स्लो है अभी, ओके, स्लो सेडिमेंटेड। तो ये सेडिमेंट्स आने तक ये बॉडी एक्सपोज रहेगा ना एटमॉस्फेयर के लिए ये एक्सपोज है बॉडी, तो ऑक्सीजन क्या करता है, डिकम्पोजिशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब हमें फॉसिल अगर चाहिए तो ये क्विकली बरी होना चाहिए ना, एकदम ज़्यादा सेडिमेंट आके ये पूरा जल्दी से बरी होना चाहिए। अगर एक बार ये अंदर चला गया तो ये सेफ हो गया, ठीक है। मतलब ये बहुत साल के बाद अगर बॉडी ये हो गया इंसान का, और बहुत ज़्यादा साल के बाद किसी ने अगर खोद कर निकाल दिया उसको, तो उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए एक मटेरियल मिल जाएगा, सही है। तो यही कंडीशन है, अगर ये क्विकली बरी हो जाएगा सेडिमेंट्स के अंदर तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका,
ओके, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन ये सब जो क्रिया है वो जल्दी से नहीं हो पाएंगे अगर बरी हो गया तो यही बताया ऑर्गेनिज्म शुड बरी क्विकली, तो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो फास्ट होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन अवेलेबल है तो अच्छे से वो प्रिजर्व हो पाएगा। और दूसरा है ऑर्गेनिज्म शुड पोजेस हार्ड पार्ट। अब ये सेकंड जो है वो इसलिए दिया है कि अगर एक एनिमल है और यहाँ पे गिर गया, उसमें से जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट का मतलब क्या है, अब हमारे जो मसल्स होते हैं इसको हम सॉफ्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ साल में जो है सॉफ्ट पार्ट ये डिकम्पोज होके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बचेगा वो क्या है, हमारा स्केलेटन है, अंदर का हड्डी वगैरह जो है वो सब स्केलेटन प्रिजर्व होगा ना यहाँ पे। तो हार्ड पार्ट्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉसिल कुछ तो रहना चाहिए, फॉसिल बोलने के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना, तो हार्ड पार्ट्स होना ज़रूरी है। अब कुछ और डिवीजन भी होते हैं फॉसिल्स में, जिसको हम अभी जो पढ़ाया था मैंने कि ट्रेस फॉसिल, ट्रेस फॉसिल में बस हम पैर का निशान ऐसी चीज़ें देखते हैं। वो टाइप का जो फॉसिल है उसके लिए ये हार्ड पार्ट्स होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फॉसिल अगर हमें उस फॉसिल का स्टडी करना है, मटेरियल लेके स्टडी करना है, तो हार्ड पार्ट होना उसको ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स बहुत ज़रूरी है फॉसिलाइजेशन होने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। अब मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, फॉसिलाइजेशन का। एक वाटर बॉडी है और एक याद रखना कि वाटर बॉडी में वो जहाँ पे वाटर बॉडी है वो लेक हो सकता है, वो ओशन हो सकता है, मतलब सी हो सकता है, ठीक है। बड़ी वाटर बॉडी है उसमें प्रिजर्वेशन का चांस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि सेडिमेंट डिपोजिशन कहाँ पे होता है, बेसिन में। बेसिन में अगर वाटर हो तो सेडिमेंट्री डिपोजिशन का रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फास्ट सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं और फास्ट सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, इसलिए लेक, ओशन और वाटर बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल जो है वो प्रिजर्व होते हैं। अब हमें पता है कि कॉन्टिनेंटल एरिया में जो भी फॉसिल्स है, ठीक है, डायनासोर्स वगैरह ये सब कॉन्टिनेंटल एरिया के फॉसिल्स है। तो ये पहले क्या होता है, इनका डेथ होता है, फिर ये जाते हैं वाटर वाले एरिया में, वाटर बॉडी जो है। अब कॉन्टिनेंट पे वाटर बॉडी कौन सी होगी, लेक, ठीक है। तो लेक में अगर कोई भी वाटर बॉडी, ठीक है, रिवर भी ले सकते हो, वाटर बॉडी के आसपास अगर ये डिपॉजिट हो गए, ठीक है, जाके अभी डिपॉजिट हो गए, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, सेडिमेंट्री रेट, ठीक है। सेडिमेंट्री रेट जब ज़्यादा होगा तब जो प्रिजर्व होगा, फॉसिल प्रिजर्वेशन का जो रेट है, मतलब जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये होता है सीक्वेंस, ठीक है, फॉसिल फॉर्म होने का, इसको बोलते हैं फॉसिलाइजेशन, ओके। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में हमें क्या देखना है कि अब हमें पता है कि प्रिजर्व होता है फॉसिल, ठीक है। फॉसिल प्रिजर्व होना मतलब फॉसिल बन जाना। तो फॉसिल बनने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन मतलब किस किस टाइप से फॉसिल प्रिजर्व हो सकता है। अब पहला है एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन। अब एंटायर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया था कि बॉडी में क्या क्या होता है, मसल्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं और स्केलेटन होता है, मतलब हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट, ये दो चीजें होती है बॉडी में, ठीक है। तो एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन का मतलब हार्ड और सॉफ्ट दोनों पार्ट प्रिजर्व हो चुके हैं। बहुत पुराना फॉसिल हो तो भी ये दोनों पार्ट प्रिजर्व हो चुके हैं। अब ये किस केस में होगा, एक तो ये आइस में प्रिजर्व होना चाहिए। हमें पता है ना कि बहुत सारा, मतलब अगर दूध ले लिया तो दूध हम गर्म किए बिना भी फ्रीजर में रख देंगे तो बहुत दिन तक ये अच्छा रह सकता है, ठीक है। मतलब अगर टेम्परेचर किसी भी चीज़ का कम हो, आइस में कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रह सकती है। अगर मतलब फिश मार्केट में अगर कभी गए हो तो फिश प्रिजर्व करने का उनका एक ये होता है, उसमें आइस डाली होती है। क्यों? क्योंकि फिश ज़्यादा समय तक टिका रहे, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, साइबेरिया में वूली मैमथ मिला था। मैमथ मतलब एक बड़ा हाथी है। तो वो वूली मैमथ का जो फॉसिल्स है वो बहुत पुराना है और उसका सॉफ्ट और हार्ड दोनों पार्ट प्रिजर्व हो चुका था। उसने जो खाया था, मतलब मरने से पहले जो खाया था वो ग्रास, मतलब वो वेजिटेशन का जो भी पार्ट था उसके पेट में वो भी ग्रीन था, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि आइस जो है वो कितना अच्छा प्रिजर्वेटरी मटेरियल है। दूसरा प्रिजर्वेटरी मटेरियल कौन सा है आइस के बाद? ऑयल।
ऑयल में भी प्रिजर्व हो सकता है। तीसरा है एम्बर। एम्बर मतलब पेड़ से जो हमें गम मिलता है, ठीक है, पेड़ से अगर पेड़ को काट लिया, बड़े पेड़ को किसी, तो उसमें से एक गम, एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, उसको बोलते हैं एम्बर। अगर एम्बर में कोई इंसेक्ट वगैरह फंस गया तो क्या होगा, वो अगर इंसेक्ट फंस गया तो जैसा है वैसा ही प्रिजर्व होगा, और वो हम एज अ जेमस्टोन भी ले सकते हैं, ठीक है। एम्बर इज वन टाइप ऑफ जेमस्टोन ऑल्सो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेशन, पूरा का पूरा एनिमल जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा। अब एंटायर स्केलेटन प्रिजर्वेशन, एंटायर स्केलेटन प्रिजर्वेशन बहुत इजी है, बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, जो बड़ा ऐसे डायनासोर का जो है फॉसिल्स निकालते हैं ज़मीन के अंदर से और इसमें रख देते हैं वो, ठीक है, म्यूजियम में। तो वो होता है एंटायर स्केलेटन, मतलब उसमें सॉफ्ट पार्ट जो है, सॉफ्ट बॉडी पार्ट, उसका डिकम्पोजिशन हुआ है और हार्ड पार्ट का बस स्केलेटन बच गया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हार्ड एंटायर स्केलेटन प्रिजर्वेशन। अब तीसरा है पेट्रिफिकेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान दीजिए। पेट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, ट्री होता है, जो ट्री होता है, बड़ा ट्री, ठीक है, नॉट स्मॉल प्लांट, ट्री होता है, उसका ट्रंक जो होता है, वो ट्रंक अगर वो पेड़ का डेथ होने के बाद अगर ट्रंक वाटर में गिर गया, ठीक है, वाटर बॉडी में गिर गया, तो उसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा तो ये ट्रंक तो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल का जो पार्ट है वो डिकम्पोज होके पानी के साथ निकल गया ना, अब वहां पे जो रिप्लेस करेगा वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होगा, पानी के साथ जितना भी मटेरियल बह के आया है, ठीक है। अब पानी के साथ क्या क्या आ सकता है, सिलिशियस मटेरियल आ सकता है, कैल्साइट का मटेरियल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मटेरियल आ सकता है, ठीक है, सिलिका, कैल्साइट, देन पायराइटाइज्ड भी मिला है, ठीक है, पायराइट से रिप्लेस हुआ है। अब और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिप्लेसमेंट होता है वो मोलिक्यूल बाय मोलिक्यूल होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, मोलिक्यूल बाय मोलिक्यूल। मोलिक्यूल बाय मोलिक्यूल मतलब क्या, इसमें से जो मोलिक्यूल्स होंगे अंदर, एक मोलिक्यूल निकल गया ऑर्गेनिक मटेरियल का, उसको रिप्लेस क्या करेगा, इनऑर्गेनिक का मोलिक्यूल रिप्लेस करेगा उसी टाइम, ठीक है। तो अगर ये वुड पेट्रीफाइड होने के बाद, पेट्रीफाइड इसी को बोलते हैं, ऑर्गेनिक का पूरा इनऑर्गेनिक मटेरियल में जब कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं पेट्रीफाइड वुड। तो ये पहले वुड था ना, एक ट्री का पार्ट था, तो बाद में सेम टू सेम आप देखेंगे तो वुड जैसा दिखेगा, लेकिन वो पूरा इनऑर्गेनिक मटेरियल से भरा मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेट्रीफाइड वुड और पेट्रीफाइड फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था पेट्रिफिकेशन। अब कार्बोनिफिकेशन क्या है, देखिए कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, अब पैलियोबॉटनी में है, ठीक है, तो प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक स्टेम गिर गया, जिसको ये लीव्स वगैरह है, ठीक है, एक स्टेम गिर गया, एक इसमें ये एक रॉक का सरफेस है, उसमें एक स्टेम गिर गया, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, अब इसके साथ क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा, सही है। डिकम्पोज होने के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल में से जो ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था H2 और नाइट्रोजन था, ठीक है, ऐसे जो गैसेस और जो डिकम्पोज और निकल जाने वाले मटेरियल है वो सब निकल जाएंगे, और बाद में बचेगा क्या, कार्बन रिच बन जाएगा ये, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ कार्बन रिच, और कार्बन का कलर जो है वो डार्क होता है, मतलब ब्लैकिश कलर होता है, ठीक है। तो डार्क स्टेन मतलब एक कलर छोड़ देगा अपने साइज के हिसाब से, अपने साइज के अकॉर्डिंग, जैसा इसका साइज है वैसा ही इम्प्रिंट बनेगा वो सरफेस पे, रॉक के सरफेस पे, और बाद में हम जब निकालेंगे उस रॉक को, तब उस रॉक पे हमें इस प्लांट का बस इम्प्रिंट मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कार्बोनिफिकेशन, ठीक है। तो कार्बन रिच मटेरियल मिला ना हमें उस स्टेम का, तो उसको बोलते हैं तो इसका स्टडी करके हम इस प्लांट का भी पता कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्रिंट का स्टडी करके। नेक्स्ट है इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स तो मैंने बताया, ये इसको भी इम्प्रिंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक जेलीफिश है, जेलीफिश में हार्ड पार्ट्स नहीं होते, ठीक है, जेलीफिश में बस सॉफ्ट पार्ट होते हैं। अब ये रॉक है और यहाँ पे एक जेलीफिश गिर गया है, ठीक है, ये जेलीफिश है और यहाँ पे गिर गया और ऊपर से भी सेडिमेंटेशन हुआ इस पे,
इस पे ऊपर से सेडिमेंट हुआ, पैक हुआ, इस ये जो जेलीफिश था इसके साइज का, इसका जो शेप है इसी शेप का एक इम्प्रिंट छोड़ देगा, ठीक है। अगर हम ये रॉक बनने के बाद यहाँ से तोड़ देंगे तो ये इम्प्रिंट हमें मिलेगा, ठीक है। जेलीफिश नहीं दिखेगा, बस उसका शेप दिखेगा, उससे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ पुराने टाइम पे यहाँ पे एक जेलीफिश था जो फॉसिलाइज हो चुका था, अब उसका बाद में डिकम्पोजिशन होके ये हमें मिल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्रिंट्स। तो इम्प्रिंट्स किसी भी फॉसिल का हो सकता है, हार्ड पार्ट्स जिसमें है उसका नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट है कास्ट एंड मोल्ड। कास्ट एंड मोल्ड पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बीएससी और एमएससी के सिलेबस में, 12th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाएगा, ठीक है। कास्ट एंड मोल्ड। अब कास्ट एंड मोल्ड क्या है? सपोज मैंने एक लैमेली ब्रांच का एक शेल लिया, लैमेली ब्रांच का शेल हम ओपन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सपोज दिस इज लैमेली ब्रांच शेल और ये बंद है अभी, ओके। अब और अंदर का एनिमल मर चुका है, अब इस पे सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन होके रॉक जो है वो बन गया और अंदर इसके अंदर जो है वो लैमेली ब्रांच का फॉसिल है। अब ये फॉसिल, ये तो हार्ड पार्ट है ऊपर का, अंदर सॉफ्ट पार्ट है, अंदर का डिकम्पोज हो जाएगा, निकल जाएगा। अब ये निकल जाने के बाद अगर फ्लोइंग वाटर बॉडी किसी है, कोई है फ्रैक्चर के, अगर किसी फ्रैक्चर के पास है वो लैमेली ब्रांच, तो फ्लोइंग वाटर बॉडी के साथ वाटर उसमें परकोलेट होगा, ठीक है। उसमें वाटर घूमता रहेगा, घूमता रहने के बाद वो वाटर बॉडी क्या करेगा, अपने साथ लाए हुए मटेरियल जो है, कोई भी हो, वो सिलिका हो, कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, वो मटेरियल क्या करेगा, इसके अंदर का जो कैविटी था जहाँ पे सॉफ्ट बॉडी एनिमल था, उस जगह पे, वो जगह भी खाली है, वो डिकम्पोज हो चुका है, तो वहाँ पे क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो ये जब खाली हुआ था डिकम्पोज होके, तो खाली जो कैविटी थी बस, ठीक है, अंदर की, उसको बोलते हैं मोल्ड, ओके। और मैंने जो बताया कि ग्राउंड वाटर के साथ जो अंदर का जो मटेरियल है वो फॉरेन पार्टिकल से भर जाएगा, कोई भी सिलिका मटेरियल, कैल्शियम कार्बोनेट हो, कोई भी मटेरियल से भर जाएगा, तो हमें एक सॉलिड शेप में मिलेगा, उसी वो लैमेली ब्रांच का जो शेल था उसी के शेप में एक सॉलिड पार्ट मिलेगा, ठीक है, उसी मटेरियल का सॉलिड पार्ट मिलेगा, तो वो सॉलिड पार्ट को हम बोलेंगे कास्ट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो ये सब थे मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन के 6 टाइप्स हमने देख लिए, उसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पेट्रिफिकेशन और कास्ट एंड मोल्ड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा ये करो, रिविजन करो, और ये तो बाकी के तो इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉसिल। ये बहुत छोटा, जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। बॉडी फॉसिल्स और ट्रेस फॉसिल, ये 2 ही टाइप्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी फॉसिल मैंने ये एक्चुअली हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स देखे थे उसमें भी ये किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बॉडी फॉसिल का मतलब क्या है, जिसमें बॉडी प्रिजर्व होती है, मतलब एक तो हार्ड पार्ट नहीं तो सॉफ्ट पार्ट, दोनों में से कुछ तो प्रिजर्व होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि हाँ ये पार्ट उस बॉडी का है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉडी फॉसिल्स। और ट्रेस फॉसिल्स में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, जो मैंने वूली मैमोथ जो साइबेरिया में मिला था, जो इसका हार्ड सॉफ्ट दोनों प्रिजर्व था। एम्बर में जो इंसेक्ट होते हैं उसमें भी हार्ड सॉफ्ट दोनों प्रिजर्व रहता है, ठीक है। और दूसरा डायनासोर्स का था, इसमें बस हार्ड पार्ट्स प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉडी फॉसिल्स। बॉडी फॉसिल्स में कुछ तो रहना चाहिए, उसके बॉडी का पार्ट रहना चाहिए, इसको बोलते हैं बॉडी फॉसिल्स। ट्रेस फॉसिल्स में बॉडी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जो मैंने बताया था कि इम्प्रिंट्स मिलता है, अगर डायनासोर के पैर का निशान मिला है हमें तो उसको बोलेंगे हम ट्रेस फॉसिल, ये ट्रेस फॉसिल्स में होगा। अगर कोई ये है, सपोज दिस इज सरफेस और कोई वर्म है, ठीक है, वर्म ने एक बरो किया है ऐसे जमीन के अंदर, ठीक है। तो अगर इसका भी ट्रेस, बस ट्रेस, वो वर्म थोड़ी रहेगी बहुत साल पुरानी, वर्म तो मर जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन इसने जो ये बरो बनाया था इसका ट्रेस हमें मिल सकता है, ठीक है, मिलते भी है, तो इसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल्स, ठीक है। जो हमने जेलीफिश का देखा था, जेलीफिश था, जेलीफिश एक्चुअल जेलीफिश नहीं था, उसका बस ट्रेस था, शेप था, उसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल्स, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस यही है बॉडी फॉसिल्स और ट्रेस फॉसिल्स में, ठीक है। आगे चलते, ओके। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ फॉसिल्स। अभी तक जितना भी इस टॉपिक में मैंने पढ़ा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ फॉसिल। अभी तक क्या देखा हमने, फॉसिल्स क्या होते हैं, उसको प्रिजर्वेशन के मोड्स क्या है, ठीक है, ये सब देखा। अभी यूज ऑफ फॉसिल्स देखेंगे, मतलब ये सब जो पढ़ा है हमने, इसका यूज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सब पढ़ के हम क्या करें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना दिमाग में किसी किसी के, ठीक है। तो पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फॉसिल्स।
अब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ स्ट्राटा। अब मान लीजिए कि हमें पता है कि सेडिमेंट्री फॉर्मेशन जो है वो बेड के फॉर्म में होते हैं। ये बेड 1, बेड 2, ठीक है, ये थर्ड बेड, ठीक है। सपोज इस बेड में एक फॉसिल मिल रहा है, ठीक है, कोई भी ये फॉसिल है, ओके। तो ये हम, अगर हमें इस फॉसिल का एज पता है, ठीक है, ये फॉसिल मान लीजिए कि मेसोजोइक एज में ट्रायसिक पीरियड में सबसे ज़्यादा मिलता था, ठीक है, ट्रायसिक में सबसे ज़्यादा मिलता था मान लीजिए। तो हम इससे क्या बता सकते हैं, ये जो बेड 2 है ये इसी एज का होगा, इसी एज का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रीवर्क या रिन्यूड फॉसिल नहीं है, रिन्यूड फॉसिल मतलब क्या है कि एक फॉसिल बना हुआ है, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है बेड 2 में, और बाद में किसी टेक्टोनिक फोर्स के कारण उसका जो पोजीशन है वो चेंज होके बेड 1 बेड उसके ऊपर के वाले बेड में चला गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिन्यूड और मतलब नया, जो जिसपे जो ओरिजिनल फॉसिल नहीं है, ओरिजिनल प्लेस पे नहीं है, ठीक है। तो अगर इस बेड पे मिल रहा है तो वो भी ट्रायसिक का बेड है, मतलब ये अगर सैंडस्टोन है तो इस सैंडस्टोन का डायरेक्टली एज बता सकते हैं हम इस फॉसिल से, ठीक है। तो ये फायदा है फॉसिल का सबसे ज़्यादा। और फॉसिल में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है तो कार्बन डेटिंग से हम इसका एज आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा हमें फॉसिल का एक फायदा। दूसरा क्या है, पैलियो एनवायरनमेंट पता करना और हिस्ट्री ऑफ डिपोजिशन। अब पैलियो एनवायरनमेंट क्या होता है, सपोज इस बेड में यही फॉसिल मिल रहा है, ठीक है, एक फॉसिल मिल रहा है और हमें पता है कि ये जो फॉसिल है ये एनिमल है, ये तो हमें पता है, मतलब पैलियो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको फॉसिल्स के बारे में, ये सब इवोल्यूशन के बारे में पता होता है। तो वो क्या करते हैं कि इसका जो एनवायरनमेंट था, ये क्या लिखा है, पैलियो एनवायरनमेंट, इसका जो एनवायरनमेंट था, अब मान लीजिए कि ये क्रोकोडाइल का फॉसिल है, ठीक है। अब क्रोकोडाइल का फॉसिल है तो हम बता सकते हैं कि ये जो बेड है वो एक तो रिवर में डिपॉजिट हुआ है या सी में डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। सॉल्ट वाटर में भी क्रोकोडाइल्स होते हैं, लेकिन वो स्पीसीज अलग होती है। अगर इसकी स्पीसीज पता चल जाए, ठीक है, अगर ये पता चल जाएगा कि ये जो है वो रिवर वाटर में पाए जाने, मतलब रिवर वाटर में मिलने वाली क्रोकोडाइल है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो बेड है सैंडस्टोन का वो रिवर वाटर में डिपॉजिट हुआ है, मतलब पुराने ज़माने में यहाँ पे रिवर थी, ठीक है। ये बेड जब डिपॉजिट हुआ तब यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती थी, ठीक है। इसको बोलते हैं पैलियो एनवायरनमेंट। मतलब फॉसिल का यूज़ करके हमने बताया कि पुराने एंशियंट इसमें, मतलब ये जब रॉक फॉर्म हुआ तो यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या था, ठीक है। अगर ये फॉसिल इक्वेटोरियल एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सपोज ये कोरल का फॉसिल है, कोरल रीफ जो होते हैं वो इक्वेटोरियल एरिया में, ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोरल का फॉसिल किसी रॉक में मिल रहा है तो हम बता सकते हैं कि ये टॉपिक्स में मिला है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे मिला है, तो पैलियो एनवायरनमेंट बता दिया हमने फॉसिल का यूज़ करके, ठीक है, इसको बोलते हैं। और हिस्ट्री ऑफ डिपोजिशन, जैसे मैंने बताया कि ये रिवर में डिपॉजिट हुआ है या सी में, ओशन में हुआ है या लेक में हुआ है क्या, या कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था और उसके ऐश के नीचे दब के बना है, तो हिस्ट्री ऑफ डिपोजिशन भी बता सकते हैं इसको, ये फॉसिल का स्टडी करके, ठीक है। तो फॉसिल कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, अभी तक हमने 3 देख लिए, ठीक है। अब ये है पैलियो क्लाइमेट। पैलियो क्लाइमेट में भी यही है, अभी जो मैंने बताया कि इक्वेटर के पास अगर ये फॉसिल, ओके सपोज दिस इज, अगर आज के बाद मिलियन ईयर्स के बाद किसी आदमी को, किसी साइंटिस्ट को ये पेंगुइन का जो फॉसिल है मिल गया, ठीक है। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं, पोलर एरिया में, ठीक है। तो पेंगुइन का फॉसिल में हार्ड पार्ट्स तो नहीं मिलेंगे ना, सॉफ्ट पार्ट तो नहीं मिलेंगे ना, हार्ड पार्ट्स प्रिजर्व होंगे। तो प्रिजर्व होने के बाद वो पता चलेगा उसको कि ये पेंगुइन का फॉसिल है। तो पेंगुइन कहाँ पे रहते हैं, पोलर एरिया में, वो इक्वेटोरियल एरिया में थोड़ी मिलेंगे जहाँ पे आइस ज़्यादा होगा, जहाँ पे ये पेंगुइन का और पोलर बियर वगैरह इसका फॉसिल मिल गया। तो वो बता सकते हैं ना डायरेक्टली कि ये बेड जो था वो उस टाइम वहाँ पे फॉर्म हुआ है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, जहाँ पे आइस प्रेजेंट था, मतलब ऑब्वियसली पोलर एरिया में फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो फॉसिल का यूज़ करके हमने पैलियो एनवायरनमेंट बता दिया, पैलियो क्लाइमेट बता दिया कि वहाँ पे क्लाइमेट क्या था, मतलब आइस एज था या टेम्परेचर ज़्यादा था उस वक्त, ये सब बता दे, ठीक है। अब कोरिलेशन ऑफ वाइडली स्पेस्ड स्ट्राटा। अब सपोज कोई फॉसिल है, कोई चीज़ है जिसका ट्रायसिक में
एक पर्टिकुलर फॉसिल है, मान लीजिए कि जिसका ट्रायसिक नहीं, हम कैम्ब्रियन लेते हैं, ठीक है। सपोज कैम्ब्रियन में एक फॉसिल डिपॉजिट हुआ था जिसका नाम है ट्राइलोबाइट, ठीक है। सपोज दिस इज ट्राइलोबाइट, ये ट्राइलोबाइट इस बेड में डिपॉजिट हुआ है। अब यही बेड इंडिया में भी पाया जाएगा, मतलब सपोज ये बेड इंडिया में मिला है, एक और बेड इसी टाइप का सैंडस्टोन का अमेरिका में मिला, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका में एक बेड मिला जिसमें सेम स्पीसीज का ट्राइलोबाइट मिला, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं ना कि इंडिया में इसी टाइम पे जो ये बेड हुआ था, मतलब सपोज कैम्ब्रियन का इंडेक्स फॉसिल है ये, इंडेक्स फॉसिल का मतलब सिर्फ कैम्ब्रियन में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, बाकी नीचे भी नहीं मिलता है, ऊपर भी नहीं मिलता। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इस बेड का एज और इस बेड का एज, अमेरिका वाला बेड और इंडिया वाला बेड दोनों एक ही टाइम पे डिपॉजिट हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कोरिलेशन ऑफ वाइडली सेपरेटेड स्ट्राटा। अब वाइडली सेपरेटेड मतलब मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि इंडिया और अमेरिका, ऐसा भी हो सकता है कि हिमालय के पास एक बेड डिपॉजिट हुआ है और एक श्रीलंका के पास हुआ है और दोनों में इसी स्पीसीज का ट्राइलोबाइट का फॉसिल मिल रहा है। तो हम बता सकते हैं कि ये जो बेड दोनों थे, जो हिमालय के पास और श्रीलंका के पास, इन दोनों का डिपॉजिट होने का टाइम जो है वो सेम है, ठीक है। इसको बोलते कोरिलेट किया ना हमने दोनों का एज लेके, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो फॉसिल्स कोरिलेशन के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, अब इसमें हम हॉर्स का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। हमें पता है जो सीनोज़ोइक टाइम था हमारा, ठीक है, सबसे ऊपर सीनोज़ोइक था, उसमें हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, ये पैलियोसिन, ये इओसिन, ये प्लायोसिन, ये मायोसिन और ये ओलिगोसिन, ये एपोक्स है, ठीक है। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बताता हूँ मैं क्या था। हॉर्स जो है, अभी हम जो हॉर्स देखते हैं उसका पैर में एक ही टो है बड़ा, ठीक है, एक ही टो है। लेकिन इओसिन में जो हॉर्स था, पहला वाला हॉर्स, उसके पैर जो था उसमें 4 ये थे टो, ठीक है, ऐसा वाला पैर था उसका। अभी का ऐसा है, मतलब उसके बाद इओसिन के बाद मायोसिन में जो पाया जाता है वो उसको इक्कस बोलते हैं, ठीक है। हॉर्स की इवोल्यूशन का जो ये है, अभी का जो हॉर्स है उसको इक्कस बोलते हैं और इसको ईओ हिप्पस, ये नाम को इग्नोर कर दो आप, मैं बस बता रहा हूं कि इवोल्यूशन का जो है, ठीक है, इओसिन के वक्त ये इओसिन में जो बेड डिपॉजिट हुआ है उसमें हमें ये वाला टो मिलेगा, ठीक है। फॉसिल में, हॉर्स के फॉसिल में ये वाला टो देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद मायोसिन में 3 टोड है, ठीक है। मायोसिन का जो फॉसिल है, मायोसिन में जो भी मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है, उसमें अगर हॉर्स का फॉसिल मिल रहा है तो 3 टोड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्लायोसिन, प्लायोसिन में जो था वो 2 टोड का था। मतलब जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया वैसे वैसे वो उसके जो टोज थे वो एक एक कम होते होते अभी के ज़माने में उसका एक ही टो है, ठीक है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, समझ गए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक जो ये था, मतलब हॉर्स था, उसका इवोल्यूशन बता दिया ना हमने। पहले का हॉर्स जो था वो 4 टोड था, उसके बाद 3 टोड, उसके बाद 2 बच गए, उसके बाद एक, अभी 1 टोड वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन बताने के लिए फॉसिल्स का यूज हो सकता है। अब एक्सप्लोरेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल, अब कोल एंड पेट्रोलियम ये इकोनॉमिक मिनरल्स में पाया जाता, मतलब इकोनॉमिक इसमें कंसिडर करते हैं हम, ओके। तो पेट्रोलियम के पास माइक्रोफॉसिल जो होते हैं, जो फोरामिनिफेरा, ऑस्ट्रेकोड्स, अगर ये 2 फॉसिल मिल रहे हैं कहीं किसी मरीन एनवायरनमेंट के पास, तो वहां पे पेट्रोलियम होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, ये फॉसिल का स्टडी करके कि हाँ यहाँ पे पेट्रोलियम हो सकता है, यहाँ पे हम डिग करके चांस ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा ये होता है, ओके। अब दूसरा एक है कोल, ठीक है, ओके। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि ज़मीन से निकाल देना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना कि हाँ यहाँ पे कोल हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे पता कर सकते हैं, अगर किसी स्ट्राटा में, कोई स्ट्राटा है वहाँ पे ग्लासोप्टेरीज एक प्लांट फॉसिल है, ठीक है, जो गोंडवाना में
पाया जाता है गोंडवाना पीरियड में, ठीक है। उस वक्त ग्लासोप्टेरिक्स नाम का जो प्लांट था वो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन कर चुका था और कोल जहाँ पे है वहाँ पे ये ग्लासोप्टेरिक पाया जाता है। तो अगर किसी स्ट्राटा में हमें ग्लासोप्टेरिक मिल रहा है तो वहाँ उस स्ट्राटा में कोल मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कोल का कब फॉर्म हुआ था इंडिया का में, मतलब पूरे दुनिया में जो कोल फॉर्म हुआ था वो पर्मियन और कार्बोनिफेरस एज का है, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस में हमें ये मिल रहा है ग्लासोप्टेरिस, किसी फॉर्मेशन में ग्लासोप्टेरिस मिल रहा है तो हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोल मिल सकते हैं। तो ये सब फायदे हैं फॉसिल्स के, ठीक है। तो यूजेस ऑफ फॉसिल्स हमने कंप्लीट कर दिया, ये 6 पॉइंट्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ 4-5 टर्म्स है इंपॉर्टेंट, तो वो रह गए, उसको अभी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इंडेक्स फॉसिल्स। अब इंडेक्स फॉसिल ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स फॉसिल्स का मतलब क्या है, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बता दिया था कैम्ब्रियन का, ठीक है। कैम्ब्रियन ये पीरियड है, ठीक है। पैलियोजोइक ईरा जो है उसमें ये पीरियड है। तो मैंने बताया कि कैम्ब्रियन में ट्राइलोबाइट जो है वो मिलता है, मतलब ट्राइलोबाइट जो है कैम्ब्रियन के, अगर कैम्ब्रियन के टाइम दुनिया में जहाँ जहाँ भी सेडिमेंट्री डिपोजिशन हुआ है, नहीं तो कोई भी डिपोजिशन जियोलॉजिकल डिपोजिशन हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फॉसिल मिलने वाला फॉसिल कौन सा रहेगा, ट्राइलोबाइट। क्योंकि कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो ट्राइलोबाइट के लिए फेमस था। ट्राइलोबाइट कब स्टार्ट हुए, कैम्ब्रियन के स्टार्टिंग से, ठीक है। कैम्ब्रियन के स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट हुए इवॉल्व होना, और एक्सटिंक्ट तो बहुत पर्मियन में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन था वो कैम्ब्रियन के पीरियड में था इनका, ट्राइलोबाइट, ठीक है। तो इसीलिए कैम्ब्रियन मतलब ट्राइलोबाइट इज अ इंडेक्स फॉसिल ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड, ओके। ट्राइलोबाइट इज अ इंडेक्स फॉसिल ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड, और यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ट्राइलोबाइट का ही, ठीक है। अब हमें पता है कि फिश अभी भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो फिश सबसे ज़्यादा डिवोनियन में थे, ठीक है। सिल्यूरियन में, सिल्यूरियन जो ये है पीरियड उसमें स्टार्ट हो गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो था वो डिवोनियन में था, उसको एज ऑफ फॉसिल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें फिश मिलते हैं ना, फिश एक्सटिंक्ट नहीं हुए, फिश अभी भी मिलते हैं, तो फिश को हम लिविंग फॉसिल में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक टर्म है, देखिए, लिविंग फॉसिल। अगर किसी फिश का फॉसिल मिल रहा है हमें किसी रॉक में, लेकिन वो उसी स्पीसीज का जो एनिमल अगर आज के टाइम पे भी मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी रॉक से हमें डॉल्फिन का फॉसिल मिला, लेकिन डॉल्फिन आज भी मिल रहे हैं ना हमें, जिंदा है, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं हुए, ठीक है, पूरी तरह से तबाह नहीं हुए, डायनासोर्स की तरह से नहीं है। डायनासोर इज नॉट लिविंग फॉसिल्स, ओके। तो ट्राइलोबाइट इज अ इंडेक्स फॉसिल ऑफ कैम्ब्रियन। दुनिया में जहाँ जहाँ कैम्ब्रियन के टाइम जहाँ जहाँ भी सेडिमेंट्री डिपॉजिट हुआ है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना है ट्राइलोबाइट मिलने की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉसिल। केमिकल फॉसिल्स, अब केमिकल फॉसिल्स क्या होते हैं, केमिकल कोई बहुत रेयर फॉसिल्स होते हैं जो केमिकल ट्रेस छोड़ जाते हैं अपना, ठीक है। कोई ऐसा केमिकल वगैरह छोड़ देंगे अपनी, जहाँ पे वो डेथ होने के बाद डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे कोई केमिकल ट्रेस वगैरह ऐसा छोड़ देंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये फॉसिल था। क्योंकि एक मतलब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में होता है ना कि एक सीरेशन और एनिमल अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिच उसका शेल है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन अगर उसका होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का ट्रेस वगैरह वो वहाँ पे छोड़ सकता है, ठीक है। तो अगर वैसा ट्रेस हमें मिल गया तो उसको बोलते हैं हम केमिकल फॉसिल्स, ठीक है। अब आएगा सूडो फॉसिल। सूडो फॉसिल इज नॉट फॉसिल, ठीक है। सूडो इसलिए बोला है, सूडो मतलब फॉल्स, हमें लगता है कि वो फॉसिल है लेकिन वो फॉसिल नहीं होता है, ठीक है। तो डेंड्रेटिक पैटर्न हमें जियोलॉजिकल रॉक्स में मिलता है, ठीक है, डेंड्रेटिक। तो बहुत सारे लोग उसको समझते हैं कि हाँ ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है तो ये शायद किसी प्लांट का होगा, लेकिन नहीं, वो केमिकल इरोजन की वजह से रॉक में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है, डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो सूडो फॉसिल्स में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। हमें लगता है कि वो फॉसिल है लेकिन वो फॉसिल नहीं होता है। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल मैंने जैसे अभी बताया था कि डॉल्फिन का अगर फॉसिल मिल रहा है तो डॉल्फिन अभी भी जिंदा है, ठीक है, तो उनको बोलेंगे लिविंग फॉसिल, मतलब अभी जिंदा है। रीवर्क्ड, अब रीवर्क्ड फॉसिल क्या होते हैं, सपोज ये स्ट्राटा है, ये बेड 1, ये बेड 2 है, ठीक है।
मान लीजिए कि यहाँ पे एक फॉसिल है और बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ से इरोजन होके ये जो फॉसिल है ये बेड 3 में चला गया, जो अलग टाइम में डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। इसका डिपोजिशन का टाइम अलग है, इसका डिपोजिशन का टाइम अलग है, लेकिन ये फॉसिल अब माइग्रेट होके या इरोजन होके यहाँ पे आ गया इस बेड में। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें मिसलीड होगा। मिसलीड का मतलब क्या है कि हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये फॉसिल बेड 3 में मिला है, मतलब इसी एज का होगा, ये बेड जो है ये इसी एज का होगा, लेकिन वो फॉल्स है, मतलब ये सही नहीं है, ये रीवर्क्ड फॉसिल है। ओरिजिनल पोजीशन, जो फॉसिल ओरिजिनल पोजीशन पे था वो ओरिजिनल पोजीशन उसका ये नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम रीवर्क्ड फॉसिल, ठीक है। तो इसी तरह से पैलेंटोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रैटिग्राफी का पूरा ऐसे ही जैसे इसी लेक्चर में देखा था वैसे स्ट्रैटिग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी कंसेप्ट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर। और ठीक है, जो अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ज़रूर रिप्लाई करूँगा ही, ओके। और अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना बहुत लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।